खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री का आवास है वहां पर आग लग गई है। और खबर ये मिल रही है कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को इस वक्त मौके पर वहां पर भेजा गया है और ये सभी गाड़ियां प्रधानमंत्री आवास में लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पर यह खबर अभी मिली है कि अब से कुछ देर पहले वहां पर आग लगी है। लेकिन आग एग्जैक्टली कहां लगी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास का जो परिसर है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और वहां पर 5 अलग अलग बंगले हैं। तो एग्जैक्टली कहां पर आग लगी है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को अभी मौके पर रवाना किया गया है और सभी फायरकर्मी, सभी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में आग लगने की खबर इस वक्त मिल रही है। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग में आवास है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन यहां पर कुल 5 बंगले हैं और कहां आग लगी है इसके बारे में अभी सूचना आनी बाकी है। इधर दिल्ली में भयंकर शीतलहर के साथ कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी में पारा लगातार रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। आलम यह है कि दिल्ली के गिरते पारे ने शिमला और मसूरी जैसे बर्फीले इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। दिल्ली में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है और दिसंबर में तो यहाँ 118 साल में दूसरी बार इतनी ठंड पड़ रही है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाके शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडे हो गए हैं। रविवार रात शिमला में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मसूरी में तापमान लुढ़ककर 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के सफदरजंग में पारा 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने 1997 के बाद से 22 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 100 सालों में केवल ऐसा 4 बार ही हुआ है जब दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया हो। ठंड के अटैक की वजह से पूरी राजधानी कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आई। सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी चलाने वालों को हुई। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां सड़क पर रेंगने को मजबूर हो रही थी। कोहरा इतना ज्यादा था कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। दिल्ली एनसीआर में अब इतनी ठंड पड़ चुकी है कि कोहरा एकदम आ चुका है और आपको मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको एक बार आसपास दिखा दे कि कितना कोहरा पड़ रहा है। इतना है कि अगर मैं आपसे 1 फीट भी इस कैमरे से भी अगर दूर हो जाऊं तो शायद ना दिखूं। ये आसपास जरा देख लीजिए कि आसपास की कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। जो भी जितनी भी गाड़ियां जा रही है वो एकदम कम स्पीड पे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। वो इसी वजह से कि कोहरा अब इतना पड़ गया है और कोहरा कहीं ना कहीं ये कोहरे से ज्यादा ये स्मॉग है, इसमें पोल्यूशन बहुत सारा मिला हुआ है और ये सारा पोल्यूशन जो है वो जाके दिल्ली के ऊपर, दिल्ली एनसीआर के ऊपर एकदम बैठ चुका है। वहीं ठंड के साथ पड़ने वाले कोहरे ने कामकाजी लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। आज फॉग तो बहुत ज्यादा है ही और पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में तो हम फंसे ही हुए हैं। तो धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है। तो इस चीज के लिए पिछले 15 दिन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी 1 घंटा 15 मिनट हो गए, इतना भयानक फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में 100 साल बाद इतनी ज्यादा पड़ने वाली सर्दी से मौसम विभाग भी हैरान है। ठंड को देखते हुए दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो सेकेंड कोल्डेस्ट ईयर आपका कोल्डेस्ट दिसंबर कह सकते हैं इस 119 सालों में होगा। और जो कोल्ड डे की सिचुएशन है वो आप 4 दिनों तक रियलाइज करेंगे। कल और परसों कह सकते हैं कि सीवियर कोल्ड डे की सिचुएशन बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और मारक होने वाली है। 31 दिसंबर की रात हल्की बूंदाबांदी नए साल का स्वागत कर सकती है। वहीं 2 जनवरी को भी ओले गिरने की आशंका जताई गई है। तो दिल्ली में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पालम में पारा 2.7 डिग्री के करीब पहुंच गया। लोधी रोड में पारा 2.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं आयानगर में यह तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी और कोहरे की दोहरी मार दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर पर भी देखने को मिली। दिल्ली से गुड़गांव और हरियाणा जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। ये फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। ब्लिंकर्स ऑन करके चल रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है। ठंड और कोहरे की मार ने बाहर से दिल्ली आए लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग नाइट शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार समेत दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है। हाल है, बेहाल है, कोहरा भी हो रहा है और हमारे यहाँ पोल्यूशन भी महसूस हो रहा है जो बड़े यहाँ है।
और दिल्ली में बहुत दिनों बाद ये ठंड पड़ रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने दिल्ली वालों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बीमारी से जूझ रहे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी भी इतना सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, कपकपाहट आ रही है इस टाइम पे, इतना पोल्यूशन, और वैसे भी मेरे को तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, इस वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है। सोमवार सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर से भी कम रह गई, जिसका असर रेल और विमान सेवा पर पड़ा है। 30 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं दिल्ली से आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानों पर इसका असर पड़ा है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। तो दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। कोहरे का असर सड़क और रेल के साथ साथ हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम होने से उड़ानों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली एयरपोर्ट से 500 से ज्यादा उड़ानों ने देरी से उड़ान भरी। लो विजिबिलिटी की वजह से 4 उड़ानों को रद्द कर देना पड़ा, जिसमें दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट भी शामिल है, जबकि 21 उड़ानों को डायवर्ट कर देना पड़ा। स्पाइसजेट, इंडिगो, विस्तारा ने ट्वीट कर यात्रियों से संपर्क में रहने की अपील की है। वहीं राजधानी जाने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर भी ठंड और कोहरे की दोहरी मार से कांप रहा है। दिल्ली के आसपास बसे शहरों में सर्दी का सतम बढ़ता जा रहा है और नोएडा में भी ठंड के साथ कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सुबह सड़कों पर 5 फीट तक की चीजें नजर नहीं आ रही थी। लोग हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर गाड़ियां चलाते नजर आए। इसके साथ ही कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अलाव तापते नजर आए। आज बहुत ज्यादा ठंड है, आज सब दिन से ज्यादा। हाँ, तो कैसे ठंड से कैसे बच रहे हो? कैसे करें, अब सर ये टैक्सी है, ऐसा ही गरीब आदमी है। तो सुबह कितने निकले घर से? सुबह में अभी निकले हैं 7 बजे। कहाँ से आ रहे हो? यही है 8 से। 8 से। अब वैसे हम रोज 5:30 बजे निकलते हैं। सड़कों पर पसरा कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घना कोहरा होने के कारण ये कार नहर में गिरी और उसमें 11 लोग थे। 11 सभी लोग नहर में ट्रैप हो गए उसमें गिरने के बाद। शोर हुआ, शोर होने के बाद वहाँ जो स्थानीय लोग थे उनमें से लोगों ने मिलकर के 5 लोगों को बचा लिया। 5 लोग सुरक्षित बचा करके हॉस्पिटल में भिजवाए गए, लोकल हॉस्पिटल में। सोमवार सुबह नोएडा के साथ ही गाजियाबाद में भी जबरदस्त कोहरा छाया रहा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और लोग कोहरे और ठंड से परेशान होकर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर अलाव तापते नजर आए। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर, इसलिए आग जला कर बैठे हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा पड़ रहा है। वहीं गुरुग्राम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भयंकर सर्दी के साथ सोमवार सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो उन्हें घने कोहरे का सामना करना पड़ा। लगातार गिरते तापमान के बीच सर्दी का सितम जारी है और यही नहीं, आज कोहरे की मार भी लोगों को सड़क पर झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते आज गुरुग्राम का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। और इस वक्त जो स्थिति है आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। राजधानी दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में है और इससे हाल फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देश भर में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 75 रुपए के पार चले गए, जबकि डीजल करीब 68 रुपए प्रति लीटर हो गया। नेवी ने भारतीय सैनिकों की ओर से सोशल मीडिया पर खुफिया जानकारी लीक करने की खबरों के बीच सैनिकों के फेसबुक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से एक कार नहर में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के उन्नाव में एक अस्पताल में आग लगने से भगदड़ मच गई, जिसके बाद अस्पताल में फंसे करीब 15 लोगों को सीढ़ियों और दूसरे रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बिहार के दरभंगा में एक किसान के भूसा घर के अंदर विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को पकड़कर ले गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में झाड़ियों में लगी आग की चपेट में कई घर आ गए, जिसके बाद दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। इराक के नजफ में संसद को भंग करने की मांग को लेकर सैकड़ों इराकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की।
रिकॉर्ड तोड़ सर्दी उत्तर भारत में कोहराम मचा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों पर हाड़ कपाने वाली ठंड और बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बसे लोगों की जिंदगी थम सी गई है। पहाड़ों पर बह रही बर्फीली नदियों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा नाले की है, जहां पहाड़ी से टूटकर आई बर्फ ने बर्फीली नदी का आकार ले लिया है, जो आगे बढ़ती हुई बर्फीले पहाड़ से नीचे की तरफ गिर रही है। ये दिलकश नजारा जहां लोगों के बीच रोमांच पैदा कर रहा है, वहीं आसपास के लोग इससे दहशत में भर गए हैं। बर्फबारी की तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं, जिस झील पर शिकारे शान से चलते थे। आज उसी डल झील पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। श्रीनगर में तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे जाने के कारण बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। हर बीते दिन के साथ कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। गई रात को रात का तापमान 6.5 डिग्री माइनस रिकॉर्ड किया गया, जो कि अभी तक का सबसे कम तापमान है। यही वजह है कि श्रीनगर की कई वाटर बॉडीज जो है वो जम गई हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक के किनारे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी ऊपर वाली सतह जो है वो बिल्कुल जम गई। वहीं गुलमर्ग में रात का तापमान -7.8 डिग्री, जबकि पहलगाम में तापमान 0 से 10.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं लद्दाख के द्रास में तापमान रिकॉर्ड -28 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी लोगों की दुश्वारी को बढ़ा रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान में तो बर्फीला सितम देखने को मिल रहा है। गर्मी में आग उगलने वाले राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिसंबर में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गईं, तो नजारा कुछ यूं नजर आया। पेड़ पौधों से गिरती ओस की बूंद जमीन छूने से पहले ही जम गई, जो यहाँ की फिजाओं में घुली ठंड का एहसास कराने के लिए काफी है। फतेहपुर में तापमान 0 से नीचे चला गया है। सारा शहर घने कोहरे की चपेट में है। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के माउंट आबू में भी बर्फबारी का कहर जारी है। -3 पर पहुंचे पारे ने सब कुछ जमा कर रख दिया है। खेतों में लहलहाती फसल जम गई है, वहीं नालों से निकलने वाला पानी भी बर्फ उगल रहा है। बर्फ की तरह जिंदगी मानो जम सी गई है। कुदरत के कहर की तस्वीरें मध्य प्रदेश के अनूपपुर की हैं, जहां 0 डिग्री के पास पहुंचे पारे ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए। जो कुछ भी खुले में रखा हुआ है वो भीषण ठंड में जम चुका है। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी तो जम सी गई है। कुदरत के कहर की तस्वीरें मध्य प्रदेश के अनूपपुर की हैं, जहां 0 डिग्री के पास पहुंचे पारे ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए। जो कुछ भी खुले में रखा हुआ है वो भीषण ठंड में जम चुका है। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है, जो इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। ये नजारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक का है। बर्फ की चादर ने अमरकंटक को अपने आगोश में ले लिया है। सर्दी के टॉर्चर से लोगों का बुरा हाल है। एक तरफ ठंड और कोहरे ने जहां इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, वहीं सैलानी इस सर्द मौसम का लुत्फ जमकर उठा रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि पीएम आवास में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। पीएमओ ने अभी इस बात को बताया है कि एग्जैक्टली पीएम आवास में आग नहीं लगी थी। वहां पर एसपीजी का एक रिसेप्शन यूनिट है जहां पर आग लग गई थी। एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट था जिस वजह से आग लगी थी, लेकिन राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे ही आग लगने की खबर मिली थी, चूंकि मामला प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा हुआ था, शुरुआत में यही खबर आई थी, फौरन दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया था, जिसके बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसपीजी का जो रिसेप्शन है वहां पर ये आग लगी थी, लेकिन फिलहाल इस आग को बुझा लिया गया है। फौरन एक्शन में आई थी यहां पर फायर ब्रिगेड, जिसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। खबर ये मिल रही है कि कोई बहुत ज्यादा ये आग बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाई थी, बहुत छोटा जो ये हादसा था। फौरन इस पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को तुरंत काबू में कर लिया गया। इधर यूपी में प्रियंका गांधी का स्कूटी पर जाना सियासी घमासान की बड़ी वजह बन गया। शनिवार को यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी की गाड़ी को रोक दिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी पहले तो पैदल और फिर स्कूटी पर सवारी करके आगे गई, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा का मसला उठा दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जहां वो रुकी थी वहां पर यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने उनके स्टाफ के साथ बदसलूकी की। सीआरपीएफ को दी गई शिकायत में कहा गया कि यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी की सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी तोड़ा, लेकिन सीआरपीएफ ने कहा कि प्रियंका गांधी के स्टाफ ने यूपी पुलिस को उनके नए रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। साथ ही प्रियंका गांधी बिना बुलेट प्रूफ लिए 2 पहिए की गाड़ी पर निकल गई थी। प्रियंका की स्कूटी पर सवारी इस लिहाज से भी चर्चा में आ गई क्योंकि पुलिस ने बिना हेलमेट चालक और बिना हेलमेट पीछे बैठी प्रियंका गांधी की स्कूटी का चालान कर दिया। लखनऊ पुलिस ने कुल 6100 रुपए का चालान किया। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा हेलमेट, खराब नंबर प्लेट और खराब ड्राइविंग के लिए जुर्माना लगाया गया है। लेकिन जब प्रियंका से पूछा गया तो उन्होंने इसे मुद्दा बनाने से इनकार कर दिया। हाँ तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया,
लगाने दीजिए, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये दे देंगे फाइन जो भी है। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके परिवार का इतिहास ही है, जब इतने बड़े मामले में इतने दंगे हो चुके, अगर 23 लोगों की इस पूरे बवाल के अंदर, पूरे दंगे के अंदर मौत हुई है, तो उसके जिम्मेदार किसी और को नहीं माना जा सकता, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माना जा सकता है, उकसावे की इनकी कार्रवाई को माना जा सकता है। लेकिन सुरक्षा के मसले को लेकर दरकिनार करके प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस और योगी सरकार को नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर घेरा। इसे लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिला और बाद में प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर तीखा हमला भी बोला। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं। कुछ पूछना है? भगवा धर्म पे, भगवा चोले पे, हिंदू धर्म पे आक्षेप लगाना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कई सियासी दलों ने चुनावी चंदे की जानकारी नहीं दी है। आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 20 से ज्यादा पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी चंदे की जानकारी नहीं दी है। ये बात चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बताई। राजस्थान के अजमेर के एक युवक की मुंबई में दुकान में घुसे डकैत ने हत्या कर दी। युवक मेडिकल शॉप पर काम करता था, जहां उसने डकैत से मुकाबला करने की कोशिश की थी। मुंबई के कल्याण में 20 साल के युवक की ट्रेन में स्टंट के दौरान मौत हो गई। युवक ट्रेन के गेट से लटककर स्टंट कर रहा था और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इतिहासकार इरफान हबीब को फांसी दिए जाने की मांग की और कहा कि ऐसे लोगों की सोच को फांसी पर लटकाकर ही खत्म किया जा सकता है। इरफान हबीब ने अपने एक आतंकवादी सोच और विचार का परिचय दिया, इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया, जहां 10 रुपए में मजदूरों और किसानों को खाना मिलेगा। इस दौरान सीएम खट्टर ने नेताओं और अधिकारियों के साथ खाना भी खाया। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आश्रय आदित्य ठाकरे पर टिकी रही। नाम पुकारे जाने पर आदित्य पूरी शालीनता के साथ मंच पर आए और ईश्वर को साक्षी मानकर मराठी में शपथ ली। आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्षी शपथ घेतो की। रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद आदित्य राज्यपाल के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आदित्य को आशीर्वाद देने के बाद राज्यपाल ने भी पास में बैठे पिता उद्धव ठाकरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। इसके बाद आदित्य मुख्यमंत्री के सामने आए। सीएम ने हाथ मिलाकर बधाई दी और पिता ने पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी आदित्य ठाकरे को बधाई दी और मंत्रिमंडल के अपने युवा साथी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आदित्य ठाकरे के साथ कई नई बातें हैं। ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले वो पहले सदस्य हैं, वर्ली से पहली बार विधायक बने हैं और इसके साथ ही मंत्री भी बन गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सरकार में वो मंत्री हैं, उसके मुखिया खुद उनके पिता हैं, यानी इस लिहाज से ये बाप बेटे की सरकार है। चुनाव प्रचार के दौरान और सरकार बनने के दौरान भी आदित्य ठाकरे को शिवसेना ने कई बार सीएम के तौर पर पेश किया। हालांकि गठबंधन के बाद कमान खुद उद्धव ठाकरे ने संभाली, लेकिन आदित्य को मंत्री बनाकर उनके बड़े कद का भी संदेश दे दिया। चर्चा है कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर उद्धव ठाकरे सीएमओ बना सकते हैं और इस विभाग की जिम्मेदारी आदित्य ठाकरे को दी जाएगी, ताकि भविष्य में बड़े रोल के लिए आदित्य को अभी से तैयार किया जा सके। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब पिता सीएम और बेटा मंत्री बना। लेकिन उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आदित्य ठाकरे से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी रही अजीत पवार की। करीब महीने भर के अंदर अजीत पवार ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इसका मतलब ये निकाला गया कि उन्हें चाचा शरद पवार ने माफ कर दिया है। क्योंकि एनसीपी से बगावत करके अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे। करीब महीने भर पहले 23 नवंबर को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ही उन्हें शपथ दिलाई थी।
महीने भर बाद मंजर बदल गया है और एक बार फिर अजीत पवार शपथ लेने के लिए राज्यपाल के सामने खड़े थे। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून जानकार मानते हैं कि एनसीपी के कद्दावर और अनुभवी नेता अजीत पवार की सरकार में अहमियत सबसे ज्यादा होगी। शपथ के बाद उद्धव ठाकरे ने गर्मजोशी से अजीत पवार से हाथ मिलाया और वो उनके बगल की कुर्सी पर बैठे। अजीत पवार के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के बेटे अशोक चव्हाण ने शपथ ली। श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण खुद भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई तो कांग्रेस के इस कद्दावर नेता का मंत्रिमंडल में आना तय माना जा रहा था। अशोक चव्हाण के साथ कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता और पूर्व सीएम विलास राव देशमुख के बेटे अमित देशमुख ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और मंत्री पद की शपथ लेने वाले बेटे भतीजों की सूची में आखिरी नाम धनंजय मुंडे का रहा। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं। बेटों और भतीजों की लिस्ट में एक भाई का नाम भी आना तय माना जा रहा था, लेकिन शिवसेना की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजय राउत के भाई सुनील राउत का पत्ता आखिरी समय में कट गया। बात चली कि संजय राउत नाराज हैं। छोड़ गए, गलत न्यूज आई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरी फैमिली हमेशा पार्टी, लॉयल्टी और ठाकरे परिवार के साथ। ये किसी ने गलत उम्र फैला दी है, ऐसा कोई नहीं है। हम सरकार बनाने में हमारा फैमिली का योगदान रहा। तीनों पार्टियों की सरकार में करीबियों और कद्दावरों के अलावा मंत्री पद देने में कोटे की अहम भूमिका रही। कुछ को परिवार का फायदा मिला तो कुछ को मलाल भी रह गया। लेकिन शपथ ग्रहण में तब ड्रामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस विधायक केसी पाडवी ने शपथ के दौरान कुछ अलग बातें बोली। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नाराज हो गए और उन्हें दोबारा शपथ दिलवाई। दोबारा जितना इसमें लिखा होता प्लीज बोलिए, सामने आपके जो सीनियर लोग बैठे हैं, सरल जी बैठे, पंडित जी बैठे, जो मुझे बना करते हैं नहीं बोल रहा हूँ। जितना उसने बोला उसको दोबारा करिए प्लीज, दोबारा करिए। मैं दुनिया में सकता जितना लिखा होता आगे क्यों बोल रहा था बोलिए। एडवोकेट केसी पाडवी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक हैशटैग की शुरुआत की। पीएम मोदी ने हैशटैग इंडिया सपोर्ट CAA कैंपेन चलाया है, जिससे लोगों में CAA को लेकर फैला हुआ भ्रम दूर हो सके। लेकिन विपक्ष इस कैंपेन को लेकर सियासत कर रहा है। देश भर में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे गदर और भ्रम को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने इसके समर्थन में ट्विटर कैंपेन शुरू किया है। हैशटैग इंडिया सपोर्ट CAA से पीएम मोदी ने कैंपेन चलाने की लोगों से अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा है, भारत CAA का समर्थन करता है क्योंकि CAA सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है। ये किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं है। नमो ऐप पर CAA से जुड़े कई दस्तावेज, वीडियो और कंटेंट हैं। आप इसके समर्थन में अभियान चलाएं। पीएम के कैंपेन को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेज के साथ खड़ी थी, आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रही है। आज फैसला कर रही है कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता बीजेपी के सर के ऊपर से गुजर गई है। विपक्ष राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग ये करना चाह रहे हैं कि जो 1947 के हालात के पहले थे, माहौल वही क्रिएट कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस बताए, विपक्ष बताए, क्या पाकिस्तान के लिए दरवाजा खोल दें, सबको नागरिकता दे दें। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सदगुरु का एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि आप सदगुरु से CAA से जुड़े पहलुओं को सुने और गलत सूचना फैलाने वालों से सावधान रहें। Police have bullet injuries. What does it say, unfortunately? So this is a dangerous game people are playing. I think there is a certain desperation among certain people who misinformed illiterate masses of religious groups who went wild thinking that the local Indian Muslims will lose their citizenship. That's what they conveyed. They sent out a message saying
They are discriminating and all of you will lose your citizenship and they will throw you out. This is, well, such mischief should not have worked on the scale that it worked. पीएम के कैंपेन लॉन्च किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में रीट्वीट होने लगे हैं। लोग कैंपेन को लाइक कर रहे हैं। पीएम की पहल से CAA और NRC को लेकर लोगों के बीच जो भ्रम फैला है वो इस कैंपेन से कम करने में मदद जरूर मिलेगी। पीएम के कैंपेन का समर्थन करते हुए सीएम योगी ने कई ट्वीट किए और लिखा कि नागरिकता संशोधन कानून के बारे में झूठ और भ्रम पैदा कर अशांति फैलाने वाले बेनकाब हो गए। वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समुदाय में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये उनसे देश की नागरिकता छीन लेने का कानून है, किंतु सभी अब सचेत हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किसी ने हमला कर दिया।